हम लोग 10वीं विज्ञान के अध्याय 2 में हैं और एनसीईआरटी बुक का ये टॉपिक है 2.3.1 दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हम लोग पीएच मान इसके पहले देख चुके हैं। एक जो है ये सार्वत्रिक सूचक होता है जिससे पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। पर क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या जानना जरूरी था ये? तो इसका हमारे दैनिक जीवन में भी महत्व है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जीवित प्राणियों की संवेदनशीलता भी पीएच पर निर्भर करती है। वो कितने में जीवित प्राणी काम करेगा, स्वस्थ रहेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? पीएच के मान पर। जैसे यहाँ पर मानव शरीर है, तो हमारे मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। इसके बीच ये कुशलता से कार्य करता है। यदि आपकी तबीयत खराब होती है, कुछ हो जाता है, तो डॉक्टर इसका टेस्ट कर सकता है, आपके ब्लड का पीएच मान निकाल सकता है। यदि कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो समझ सकता है कि कैसे इसे ठीक किया जा सके। तो इसलिए पीएच मान जरूरी है। अब दूसरा, ये अम्लीय वर्षा भी होती है। तो इससे क्या होता है, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 हो जाए। वैसे तो 7 रहता है, उदासीन रहता है, लेकिन प्रदूषण के कारण, कार्बोहाइड्रेट गैस के कारण, सल्फर के कारण ये अम्ल में बदल जाता है, तब उसका पीएच मान 5.6 हो जाता है। तो उस वर्षा को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है अम्लीय वर्षा पर? अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में गिरता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवधारियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। नदी का जो पीएच मान है वो भी 7 के आसपास रहता है। यदि कम हो जाता है तो जो इसमें जीव जंतु हैं उससे प्रभावित होते हैं, या तो नदी को छोड़ के चले जाएंगे या कम पीएच के कारण मर भी सकते हैं। तो इस तरह से उनके जीवधारियों पर रहना कठिन हो जाता है, वो मर सकते हैं। अब देख लीजिए, एक तो ये हो गया जीवित प्राणियों के लिए। अब दूसरा हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए मिट्टी, सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या है, मिट्टी का पीएच और पौधों का विकास। यहाँ भी समझ लेते हैं, मिट्टी के पीएच मान से ही पौधे का विकास होता है। तो ये देखिए, अच्छी उपज और स्वस्थ विकास के लिए पौधों का एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। जितने पेड़ पौधे होते हैं उनका विकास जब होता है तो उनका पीएच मान फिक्स रहना चाहिए कि इतने पर इस पेड़ का जो है विकास हो सकता है। तो चलिए इसकी देखते हैं कैसे कैसे ये है। मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता की जांच करके यह पता लगाया जा सकता है कि वह किसी विशेष पौधे के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो मिट्टी का पीएच है। अब पीएच यदि क्षारीय है तो हम पता लगाएंगे कि क्षारीय में कौन सा पौधा तैयार हो सकता है। यदि पीएच मान हम कम निकाल लिए, अम्लीय आ गया, तो हम ये देख सकते हैं कि अम्लीय वाले भाग में कौन से पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है पौधों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं पीएच मान जान करके। फिर अब एक चीज और समझना है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अन्य ग्रहों पर भी अम्ल होते हैं। जैसे शुक्र है जिसको वीनस ग्रह बोलते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। इसी कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। जैसे शुक्र जितने भी ग्रह हैं, हम वहाँ पर अंदाजा लगा लेते हैं कि वहाँ पर पीएच मान कितना है। यदि पीएच का मान बहुत कम हो जाएगा तो जीवन संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो संभव नहीं है। वीनस ग्रह में सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका मतलब वहाँ का पीएच मान बहुत कम है, वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब कुछ पीएच मान की हम एक्टिविटी के लिए जांच करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में जो है क्रियाकलाप 2.12 दी है, मिट्टी के पीएच की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आप जो है प्रयोगशाला होती है जिला लेवल पर, वहाँ पर मिट्टी की जांच आप करा सकते हैं, या फिर वो जो अ, कर्मचारी होते हैं उनको बता सकते हैं, तो आपके यहाँ भी मिट्टी का परीक्षण वो आके कर सकते हैं। तो देखिए, कितने ग्राम मिट्टी लेना है, 2 ग्राम। इसमें 5 ml क्या मिलाना है, जल, और उसको घोल लेना है।
फिर मिश्रण को छान करके निस्यंद एकत्र कर लेते हैं। निस्यंद का मतलब उनका घोल, कण वण अलग कर देते हैं, एक कोलाइडल विलयन तैयार कर लेते हैं। फिर सार्वत्रिक सूचक पत्र, जिससे हम पीएच मान ज्ञात करते हैं, जिसमें 0 से लेकर के 14 तक के रंग होते हैं, उससे पीएच की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। यदि मिट्टी अधिक अम्लीय है तो उसमें चूना, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाकर उसे खेती के योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है। यदि क्षारीय है तो उसमें अम्ल मिला दो, अम्लीय है तो उसमें क्या मिला दो, क्षार। तो इस तरह से हम मिट्टी को बना करके और उसका जो भी पौधा उत्पादन करना हो उसको हम उत्पादित कर सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप हो गई। इसके बाद देखिए हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच मान का महत्व है। तो हमारे पाचन तंत्र में क्या हो गया, पीएच मान का महत्व, इसको देख लेते हैं। क्या है, हमारा उदर, पेट जिसको बोलते हैं, है ना, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जठर रस में निकलता है हमारे पेट में। तो जो हम कड़ी कड़ी चीज़ें खा लेते हैं, कुछ लोग हड्डियों तक को चबा डालते हैं, है ना, तो उन चीज़ों को गलाने के लिए हमारे शरीर में क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि ये न बने तो अपच हो जाएगी, पचेगा ही नहीं वो। ठीक है। तो पाचन में भी जो है पीएच मान को हम अंदाज कर लेते हैं, कम ज़्यादा है तो हम दवाई दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ अपच समझते हैं, इंडाइजेशन। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे दर्द और जलन होती है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो अमाशय है वो जठर रस निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है। तो अम्ल जब ज़्यादा हो गया, है ना, तो वो हमारे पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, अपच होने लगती है। तो हमारे शरीर पेट में क्या ज़्यादा है, अम्ल। अब अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाना चाहिए, क्षार। तो वो क्षार जो मिलाते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड। नाम एसिड है, एंट का मतलब उसका अपोजिट वाला, उल्टा करने वाला, क्या कहलाता है, एंटासिड कहलाता है। तो इस दर्द से राहत पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ये अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं। तो एंटासिड क्या है, अम्ल है कि क्षार हैं, क्षार होते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, क्षार, जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण जैसे है, देख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, जो एक दुर्बल क्षारक है। तो एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में हम जब खाते हैं, जब खट्टी डकारें आए, पेट में जलन होने लगे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, का जो विलयन होता है वो पिलाया जाता है, क्योंकि ये क्षार है, उस अम्ल को ये क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। चलिए और देख लेते हैं और क्या प्रभाव है इसके। फिर है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, टूथ डिके। देखो आजकल की रोज समस्या है कि दांत जो हैं खराब होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, छिलने लगते हैं। क्यों हो रहा है ये, इसको देख लेते हैं। जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। माने जब अम्लीय चीज हम खाते हैं तो दांत जो है घिसने लगते हैं, ऊपर की परत निकलने लगती है। ठीक है। तो दांतों का इनेमल, जो बाहर की परत होती है, उसको दांतों का इनेमल बोलते हैं। यह कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। पीएच 5.5 कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दंत क्षय बोलते हैं। समझ में आ गया। तो दंत क्षय कब होगा, जब हमारे मुंह के अंदर पीएच मान कितना हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, तब हमारे दांत जो हैं घिसने लगेंगे, उसकी परत निकलने लगेगी, उसे दंत क्षय कहते हैं। अब इसका बचाव क्या है, हम क्या करें। भोजन के बाद मुंह को साफ करें, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करें, अम्ल उदासीन हो जाता है और दांत जो हैं सुरक्षित रहते हैं। तो हमको कैसा मंजन करना चाहिए, थोड़ा सा जो कड़वा कड़वा हो। पुराने जमाने में नीम के दातून किया करते थे, क्योंकि नीम कड़वा होता था, है ना, तो दंत क्षय से बचाव होता था। ठीक। अब पशुओं द्वारा आत्मरक्षा को भी यहां पर हम समझ लेते हैं। ये भी जो है पीएच पर आधारित है। देखिए, पशुओं और एवं पौधों द्वारा आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक, मधु के डंक में अम्ल होता है
डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा से दुर्बल क्षारक लगाने से आराम मिलता है। तो देखो, यदि मधुमक्खी काट दे तो उस जगह पर क्या लगाते हो आप? कभी जाते हो तो निरमा लगा देते हो, क्योंकि निरमा क्या होता है? निरमा पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, क्या साबुन वगैरह क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा लगा दो, वो भी क्या होता है? क्षारीय होता है। मतलब उस जगह पर ऐसी चीज लगाओ जो क्षारीय हो, क्योंकि वहां पर अम्ल है, तो अम्ल क्षार को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, तो जलन कम कर सकता है। ठीक है, ऐसे मधुमक्खी का डंक है, बिच्छू का डंक है ना, चींटी का डंक है, बर्रैया का डंक है, इन सभी में अम्ल पाया जाता है, तो इनसे बचने के लिए उस स्थान पर बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। मीठा सोडा जिसको बोलते हो, घर में रहता है ये। फिर नेटल का पौधा, इसके पत्तों का डंकनुमा बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं, जिससे जलन और दर्द होता है। आप ये नेटल का पौधा जानते होंगे, है ना। इसके पत्तों में छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं और इसमें अम्ल होता है। यदि ये गड़ जाता है तो वहां पर जलन होने लगती है, खुजलाहट होने लगती है, तो इसका उपचार हम क्या करें, है ना। तो इसके पत्ती को ही रगड़ने से दर्द क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारी होती है। पौधे का जो पत्ता है ना, डंक में तो एसिड है, लेकिन पत्ते क्या होते हैं? क्षारी होते हैं। उस पत्ते को क्या करना चाहिए? रगड़ देना चाहिए, तो हम ठीक हो सकते हैं उससे। जिसको आप केमाच बोलते हैं ना, केमाच, केमाच में छोटे छोटे रुए होते हैं, जब वो गलते हैं तो जलन होने लगती है। उसी के पत्ते केमाच के लगा लो तो जलन ठीक हो जाती है। गोबर लगाते हैं, चूना लगाते हैं, नहला दो उन सारी चीज़ों से तो ठीक हो जाता है। अब कुछ प्राकृतिक अम्ल है, उसको देखते हैं। जैसे मान लो सिरका है, इसका अम्ल का नाम क्या होता है? एस्टिक अम्ल। ये खट्टा दूध या माने दही में पाया जा सकता, ये सिरका जो है, सिरका में क्या पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। और खट्टे दूध में माने दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में भी क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में मेथेनॉइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से आपको याद भी रखना है कि सिरका में कौन सा अम्ल? एस्टिक। सिरका में कौन सा अम्ल? एस्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। और चींटी का डंक में कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल या इसी को क्या बोलते हैं? मेथेनॉइक अम्ल। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप जो है एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।